गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 26 अगस्त 26 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें एग्जाम में दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे दो प्यारा सा क्विज जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अभी हमारा चल रहा है राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं अच्छे से सभी राज्यों के लोक नृत्य। अब हम अपने स्टैटिक जीके में कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ओके, इसके उत्तर आपको बताने हैं कमेंट में। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बता देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेली जैसे हम शुरू करते हैं अपना कोटेशन से। तो आज का कोटेशन क्या है हमारा? ये है अंबेडकर जी का कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में दोस्तों अगर आप इनके बारे में जानते होंगे तो फिर आप सोचोगे कि ये कैसे व्यक्ति थे और इन्होंने अपने कैसे व्यक्तित्व को उस टाइम में भी जीवित रखा जिस टाइम में मतलब इनकी जाति के लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ओके, और ये किस समाज से आते थे? ये दोस्तों दलित समाज से आते थे। ओके, तो अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो फिर आप जानोगे कि हमारा सोसाइटी प्रेजेंट टाइम में जो अभी इतना डेवलप माना जा रहा है, अभी कुछ साल पहले की बात है कि एकदम से मतलब एक इंसान के साथ कितना बुरा व्यवहार हो सकता है वो इनके द्वारा मतलब इनके साथ किया जाता था। ओके, और आप अगर इनके बारे में पढ़ोगे तो आप सबसे पहले जानोगे आरक्षण के बारे में। ओके, और आरक्षण के बारे में अगर आपको और अच्छे से जानना हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे एक बवाल मुद्दे नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बवाल मुद्दे में हम डॉक्टर अंबेडकर जी से रिलेटेड और जितने भी इतिहास से कैसे आरक्षण आया है, आरक्षण कैसे शुरुआत हुई वैदिक काल से जब आज हमारे देश में आए, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में क्या क्या प्रोसेस हुआ, तो फिर आरक्षण की वही जो शुरुआत हुई, कैसे हमारा जो समाज है ये मतलब चार वर्ग में मतलब विभाजित हो गया। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कैसे शुरुआत हुई और ये आते आते वैदिक काल से प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में आकर के ये आरक्षण में कैसे परिवर्तित हो गई, ये आप बहुत ही डिटेल से देखोगे हमारे उस वीडियो में जो हम बना करके आपको प्रोवाइड किए मतलब किए हैं प्लेलिस्ट में, बकायदा बवाल मुद्दे नामक प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए तो ये था आपको मतलब बता देना है कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अगर आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा ना तो फिर आप कभी भी कहीं भी किसी से डरने वाले नहीं हो। इसलिए आप शिक्षा लेने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, जो भी कुछ गंवाना पड़े, वो आप गंवा दीजिए, वो चीज़ आप दे दीजिए अगर आपको शिक्षा मिल रहा हो तो। ओके, शिक्षा अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आप अपने लाइफ में कहाँ मतलब जहाँ भी रहोगे कहीं भी रहोगे तो सक्सेस रहोगे। ओके, तो इसलिए शिक्षा का इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्तों लाइफ में। इसलिए शिक्षा आप हमेशा जहाँ भी रहिए उसको ग्रहण करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्या है दोस्तों? ये देखिए, अगस्त 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ओके, किसके बात हो रहा है ये? अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन। ये दोस्तों पहले आप ये जानिए एमएसएमई है क्या। इसका मतलब दोस्तों हिंदी में मैं बताता हूँ, सूक्ष्म लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। यानी कि जो छोटे स्तर के उद्योग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एमएसएमई। ओके, एमएसएमई को ही दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा किसे कहा जाता है? एमएसएमई को। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है एमएसएमई। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। तो यही बात हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर दोस्तों दिल्ली, बी, दिल्ली में हुआ है क्या? अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप प्रदर्शनी। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में किस देश में 25 वर्षों के बाद पोलियो का पहला मामला पाया गया है? 25 वर्षों बाद पहला मामला पाया गया है, तो इसलिए दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर दोस्तों गाजा, गाजा।
ये गाजा पट्टी है। कहाँ पे है ये जान लीजिए पहले। देखिए दोस्तों, बहुत ही न्यूज में रहता है क्या ये एरिया जिसको मैं बना रहा हूँ अभी, ये ऐसे, इसका नाम क्या है दोस्तों? इजराइल। क्या नाम है इसका? इजराइल। इजराइल के राइट हैंड में इस साइड में एक देश है। ये तो दोस्तों ये हो गया इजराइल, और जो ये देश है जो, उसका नाम क्या है? जॉर्डन। इधर कौन सा देश है? सीरिया है। ओके, सीरिया। इधर कौन सा है? इधर दोस्तों लेबनान। और इधर है भूमध्य सागर। तो यहाँ पे दोस्तों ये देश है कौन सा? इजराइल। इस इजराइल में दोस्तों यहाँ पे एक है क्षेत्र, उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। एग्जाम में अगर आ जाए कि वेस्ट बैंक किस देश में है, तो ध्यान दीजिएगा किस देश में है वो है दोस्तों इजराइल में। ये जो ऐसे इजराइल है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा है? वेस्ट बैंक है। ओके, और इसी इजराइल में छोटा सा यहाँ पे एरिया है गाजा। ओके, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। यहाँ पे इजराइल में छोटा सा एरिया है यहाँ पे। ओके, तो याद रहे गाजा कहाँ पे है, वो है दोस्तों इजराइल देश में है। ओके, इजराइल में। और इसी इजराइल में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है आपके एग्जाम में कि मृत सागर कहाँ पे पाया जाता है। तो यहीं पे दोस्तों, यहीं पे मृत सागर पाया जाता है, जो कि इजराइल और यहाँ पे जो देश है जिसका नाम हमने बताया जॉर्डन, इन दोनों की सीमा पे है कौन सा? मृत सागर। सागर, ये दोस्तों एग्जाम में बार बार आता रहता है। ओके, और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है, इसी देश में यानी कि इजराइल में ही एक है गैलीली, गैलीली सागर। तो क्या क्या मतलब इजराइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इजराइल में यहाँ पे है वेस्ट बैंक, यहाँ पे है गाजा पट्टी, इधर पूरा भूमध्य सागर है पूरा, यहाँ पूरा भूमध्य सागर है। यहाँ पे क्या है? लेबनान है। यहाँ पे क्या है? सीरिया है। और यहाँ पे ये कौन सा सागर है? ये है गैलीली सागर। इंपॉर्टेंट है, गैलीली सागर कहाँ पे है? इजराइल में है। इधर जॉर्डन हो गया। ओके, तो ये मतलब यहाँ पे हो गया क्या? मृत सागर। कहाँ पे है ये? यहाँ पे जॉर्डन और इजराइल के बीच में है मृत सागर, डेड सी। ओके, चलिए, तो याद तो ध्यान दीजिएगा 25 वर्षों बाद पोलियो का पहला मामला कहाँ पे आया है? गाजा में आया है, जो कि इजराइल में है। आगे चलिए, किस बैंक ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को 19.08 करोड़ रुपए का लाभांश चेक भेंट किया है? ओके, यानी कि किस बैंक के द्वारा अमित शाह जी को इतने रुपए का चेक दिया गया है, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर दोस्तों रेपको। कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक है? रेपको बैंक। ओके, रेपको का शॉर्ट फॉर्म है रिपब्लिक कोऑपरेटिव, रिपब्लिक कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों। तो इसके द्वारा दिया गया है अमित शाह जी को 19.08 करोड़ रुपए का लाभांश। तो रेपको बैंक के बारे में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेपको बैंक दोस्तों क्या है? ये एक प्रॉपर सरकारी बैंक है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये अभी न्यूज में है तो पता होना चाहिए कि रेपको बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये दोस्तों हुई थी 19 नवंबर 1969 में हुई थी। किसकी? रेपको बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये अगर आपको एरिया पूछ दे कहाँ पे हुआ था, तो ये दोस्तों साउथ इंडिया में जब आप जाओगे, साउथ इंडिया में जो यहाँ पे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, केरल, फिर कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो इन राज्यों के सरकारों के सहयोग से एक साथ आने से रेपको बैंक का निर्माण हुआ था 19 नवंबर 1969 को। तो ध्यान दीजिएगा ये साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सहायता से साउथ इंडिया में रेपको बैंक की शुरुआत हुई थी, जो कि एक सहकारी बैंक है 19 नवंबर 1969 को। ओके, इसी बैंक के द्वारा अमित शाह जी को 19.08 करोड़ रुपए का लाभांश दिया गया है। रेपको न्यूज में है, ध्यान दीजिएगा। ओके, डेट तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि किस मतलब समय इसका स्थापना हुआ था, 19 नवंबर 1969 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किसने ई पत्रिका जिसका नाम है सपनों की उड़ान जारी की है? ओके, देखिए प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, पहले ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग मना रहे हैं। दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित हुआ है किस डेट को? वो हुआ है 23 अगस्त को। ओके,
यानी कि अब हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 23 अगस्त 2023 से, यानी कि जस्ट पिछले साल से शुरू हुआ है। और क्यों शुरू हुआ है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाना? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही हमारा जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3, ये चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड हुआ था। किस डेट को? 23 अगस्त 2023 को। तो जब ये इस डेट को वहाँ पे लैंड हुआ, तो हमारा देश जो भारत है वो चंद्रमा पे लैंड करने वाला चौथा देश बना। ओके, चंद्रमा पे लैंड करने वाला। और चंद्रमा के साउथ पोल, यहाँ पे मैं यहाँ बताऊँ ना, साउथ पोल यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रमा पे तो हमसे पहले 3 लोग लैंड कर चुके थे, हमने चौथे नंबर पे लैंड किया है। बस बट चंद्रमा पे सबसे दक्षिण सिरा पे लैंड करने वाले हम लोग पहले देश बन गए हैं। कब? 23 अगस्त 2023 को। तो इसी उपलब्धि की वजह से 23 अगस्त को हमने डिसाइड किया कि अब हम मनाएंगे क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इम्पोर्टेंट है 23 अगस्त, तो ये डेट आपको याद रहना चाहिए। तो यही बात हो रही है कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर ई पत्रिका सपनों की उड़ान जारी किसने की है? ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर दोस्तों सी, धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये सपनों की उड़ान नामक पत्रिका जारी की गई है। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और हो जाता है अंतरिक्ष से ही। जो हमारा चंद्रयान 3 गया था उसमें 2 उपकरण गए थे, जो कि एक थे लैंडर और एक थे रोवर। ओके, लैंडर और रोवर दोस्तों क्या है कि ऐसा मतलब गोल सा, मतलब समझिए कि उपकरण है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये लैंडर, और उसके अंदर छोटा सा रहता है क्या? रोवर, जो कि रोवर की सुरक्षा करता है। कौन? लैंडर। ओके, तो ये गया है चंद्रमा पे जहाँ पे वो लैंड किया है। तो इसका हमने नाम दिया है लैंडर, जो कवर कर रहा है किसको? रोवर को। तो लैंडर को हम लोग नाम दिए हैं, ये आपके नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नाम याद रहे विक्रम। ओके, जो मतलब जिस जो बाहर है, और जो उसके अंदर है रोवर, इसका भी नाम हम लोग रखे हैं क्या? प्रज्ञान। ओके, यानी कि जो चंद्रमा के सतह पे जाएगा ये लैंडर, वहाँ पे उसके बाद उसमें से निकलेगा क्या? रोवर, और वो वहाँ पे परीक्षण करेगा। तो जो जाएगा वहाँ पे विक्रम है, जो उसमें से निकलेगा उसका नाम हमने रखा है प्रज्ञान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 24 अगस्त से खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग, जो कि पश्चिम क्षेत्र में हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ओके, यानी कि आपको सिंपल ये बताना है कि खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग की शुरुआत कहाँ से होगी। ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ए, मेरठ, यानी कि यूपी में। ओके, आपके सामने ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है कि कहाँ शुरू होगी, यूपी से, मध्य प्रदेश से, या फिर मतलब कोई भी राज्य नाम दे सकता है, तो यूपी। और अगर ये ऐसे पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा यूपी के मेरठ में। ओके, इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है हमारा? अगला है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहला महिला टेस्ट मैच वर्ष 2026 में भारत और किसके बीच में खेला जाएगा? ओके, कहाँ पे? लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में। ओके, तो ये बताना है आपको सही ऑप्शन क्या है इसमें से। सही उत्तर है दोस्तों ए, इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड और भारत के जो महिला जो टीम है क्रिकेट की, वो टेस्ट मैच खेलेगी 2026 में। कहाँ पे? लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में। दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि ये लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पे। ये है दोस्तों हमारे, मतलब हमारे वहाँ नहीं, ये विदेश में है। कहाँ पे? यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड में है दोस्तों। तो वहीं पे इंग्लैंड और भारत के बीच में मैच होगा। इस ग्राउंड को दोस्तों, ये इतना फेमस और इतना पुराना ग्राउंड है कि इसको हम लोग नाम देते हैं कि क्रिकेट का घर। तो अगर एग्जाम में कभी आपको पूछ दे कि किस स्टेडियम को क्रिकेट का घर कहा जाता है और 3-4 नाम दे दे, तो ध्यान दीजिएगा लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम को कहते हैं हम लोग क्रिकेट का घर, क्योंकि ये बहुत ही पुराना स्टेडियम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ओके, पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ये आपको बताना है। ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है
सी नई दिल्ली में। यानी कि ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। पीएम गति शक्ति पहल के जो अंतर्गत हो रही है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से नंबर की है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि 71, 72, 77, 78, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सी मीटिंग है वो। तो वो है पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की है। ओके, कहाँ आयोजित हो रही है? तो वो हो रही है बैठक नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? कौन सा खाता? अवनी बचत खाता। बस आपको ये ध्यान देना है कि अवनी बचत खाता किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है डी, बंधन बैंक। तो याद रहे, बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है अवनी बचत खाता। ओके, अब ये बंधन बैंक न्यूज में आ गया तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सरकारी बैंक है कि प्राइवेट बैंक है। तो सबसे पहले ये जानिए, ये एक प्राइवेट बैंक है, यानी कि निजी बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत जो 2001 में हो गई थी, बट अच्छे से इसकी शुरुआत की गई है कब? 23 अगस्त 2015 में। 2001 में ये इसकी स्टार्टिंग हो गई थी छोटे स्तर पे, नॉर्मली स्तर पे, बट अच्छे से शुरू हुआ है बंधन बैंक 23 अगस्त 2015 से। और ये तो हो गया इसका स्थापना। अब अगर आपको स्थापना पूछे, ऑप्शन में 2001 भी हो और 2015 भी हो, तो फिर दोनों होगा। ओके, बट एग्जामिनर आपको या तो 2001 देगा या तो 2015 देगा, तो ये ध्यान दीजिएगा ये चीज़। ओके, अब देखिए, अब इसमें से पूछेगा हेडक्वार्टर इसका, तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम बैंकों का हेडक्वार्टर आप देखोगे या तो दिल्ली या तो मुंबई, बट बंधन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? कोलकाता में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। पहली बार छोटे स्तर पर स्थापना हुई थी 2001 में, और फिर ब्रॉड स्तर पर हुई 2015 में। किसका? बंधन बैंक का। तो इसने इसी बैंक ने शुरू किया है क्या? अवनी बचत खाता। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? हाल ही में बीपीसीएल ने कहां पर ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? किसके द्वारा की गई है? बीपीसीएल के द्वारा ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत। तो ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही है दोस्तों सी, बिहार में। ध्यान दीजिएगा, बिहार में क्या किया गया है? ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत की गई है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है, हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? ओके, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि पहली महिला है और वो भी किस फील्ड में है? रेसिंग में चैंपियन बनी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके अब सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है डायना पुंडेले। डायना पुंडेले जी। डायना पुंडेले जी भारत की पहली महिला है जो कि राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही डायना पुंडेला का संबंध किस खेल से है, किस गेम से है? तो ध्यान दीजिएगा, बॉक्सिंग या फिर शूटिंग या फिर रेसिंग या फिर रेसलिंग। तो ध्यान दीजिएगा किससे है? रेसिंग से है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये नाम ये देखिए, डायना पुंडेला। ओके, इंपॉर्टेंट है, डायना पुंडेला रेसिंग चैंपियन बनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? आज का हमारा करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू हुई है? ओके, सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? जो भी नई योजनाएं होती हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है सुभद्रा योजना। तो ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है सुभद्रा योजना। ओके, उड़ीसा के सीएम कौन है इस समय? वो है मोहन मांझी जी। ओके, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है सुभद्रा योजना, जिसके तहत हर साल हर साल महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जाएगा। हर साल 10,000 दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा? ये 5 साल तक। यानी कि 5 साल 10,000, टोटल 50,000। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सुभद्रा योजना कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में, जहाँ के सीएम कौन है? मोहन मांझी जी। ओके, चलिए, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, जो प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि वैदिक काल में राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? ओके,
देखिए दोस्तों, ये जो ऐसे टर्म होते हैं वो हमारे या तो वनडे एग्जाम में भी आ सकते हैं जिसमें कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो वहाँ पे ऐसे टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर जो वन लाइनर जो एग्जाम होते हैं जैसे कि पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, तो वहाँ तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि कौन कौन सा पद होता था, उसका नाम क्या होता था हमारे इतिहास में। ओके, तो ये बात हो रहा है वैदिक काल का, जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि राजस्व एकत्र करने वाले यानी कि जो टैक्स जो कलेक्ट करते थे उन उस अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे वैदिक काल में। ओके, तो क्या बोलते थे उनको हम लोग, उनको बोलते थे भाग दूह। भाग दूह उस मतलब दोस्तों ये मतलब इसके नाम में ही आप इसको याद करने का ट्रिक देख सकते हैं कि भाग दूह। भाग मतलब एक एक शरीर का भाग, दूह लेना मतलब कि मतलब होता है ना कि गाय का दूध हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं दूहना। तो भाग दूह एक एक भाग मतलब दूह लेते थे, सब चूस लेते थे सब जो टैक्स लेने वाले अधिकारी होते थे वैदिक काल में। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाग दूह। अभी इससे पहले हमने कल के वीडियो में कौन सा देखे थे, वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। अभी हमने जस्ट कल के वीडियो में देखा है वैदिक काल के जो गुप्तचर होते थे उनको हम लोग बोलते थे क्या, स्पस। क्या बोलते थे, स्पस। हमने अभी कल देखा है, कल वाले इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टैटिक जीके का उस प्रश्न है उसमें। आज हमने देखा है क्या, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भाग भाग दू। ओके, और कल ही हम लोग एक और चीज देखे थे कि जो वहां पे दुर्ग होता था, किला होता था, उसके जो मतलब सुरक्षा करते थे उनको क्या बोलते थे, उनको हम लोग बोलते थे पूरब। पूरब। ओके, तो ये चीज मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये सब चीजें पता होगी ना तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे रहोगे अपने एग्जाम में। ओके, चलिए आगे देखिए। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है। ओके, विश्व का सबसे गहरा गर्त, पहले पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे गहरा गर्त वो जो है उसका नाम क्या है। ओके, उसका नाम दोस्तों यहाँ पे लिखता हूं मैं, उसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, जो कि कितना गहरा है, 1122 मीटर जो है ये गहरा है। ओके, कितना है, 1122 मीटर गहरा है। उसके बाद अब आपको बताना है कि ये किस महासागर में है। ओके, जितने भी महासागर हैं हमारे पूरे अर्थ पे उसमें से किस महासागर में है दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो कि 1122 मीटर गहरा है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, जो कि उपस्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी दोस्तों यहाँ पे जब आप ये देखिए, जब आप यहाँ पे देखोगे अपना प्यारा भारत, फिर यहाँ पे चीन, फिर यहाँ पे और भी छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे दोस्तों फिलीपींस है। ओके, फिलीपींस के पास ही है क्या, मेरियाना गर्त। नीचे जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, इधर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर जाओगे इधर तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिलीपींस। फिलीपींस के पास ही है यहाँ पे मेरियाना गर्त। ओके, और ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो कि है प्रशांत महासागर में, फिलीपींस द्वीप समूह के आसपास में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ओके, ये आपको बताना है। सबसे अधिक कहाँ पे है, वो है दोस्तों एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। और टोटल कितने हैं, वो है टोटल 12। 12 जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है, यानी कि वो पेपर मिल जो भारत सरकार का जो भी जितने भी मतलब पैसा नोट आता है, उस नोट को बनने के लिए जो जो पेपर मतलब जरूरत होता है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ये है दोस्तों एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। ओके, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि भारत सरकार को कागज प्रोवाइड करता है उनके नोटों को छापने में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कहाँ पे, होशंगाबाद में, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ओके, चलिए अगला क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अगला है दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा, ओके, उसमें पूछा महिलाओं की संख्या कितनी थी। जैसा कि आप सबको पता होगा या फिर नहीं पता है तो यहाँ पे जान लीजिए, संविधान सभा
संविधान सभा जो बनी कब थी ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। तो ये दोस्तों बनी थी जुलाई 1946 में। क्या बनी थी? संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा का ये भी एग्जाम में आ जाता है कि संविधान सभा का जो बनाना था उसका विचार कहाँ से आया था। तो इसका जो दोस्तों विचार आया था वो आया था स्वराज पार्टी से, जो कि 1923 में बनी थी। ओके, एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। ओके, यानी कि संविधान सभा सबसे पहली बार बनी थी जुलाई 1946 में, जो कि किसका विचार था? स्वराज पार्टी का, जो 1923 में ही बनी थी। किनके द्वारा बनाई गई थी? चित्तरंजन दास जी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, उसके बाद जब संविधान सभा बन के तैयार हो गई तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। ओके, प्रथम बैठक संविधान सभा की। तो यहाँ पे दोस्तों उसी से क्वेश्चन बन के आ रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी दोस्तों? वो थी 15। याद रखिएगा, कितनी थी? 15। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ओके, उससे पहले जो मैंने बताया संविधान सभा का सबसे पहला गठन जुलाई 1946 में, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, जो कि विचार आया था कहाँ से? स्वराज पार्टी से, जो कि 1923 में बनी थी, जिसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। ओके, चलिए आगे देखिए। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया है? अनुवांशिकता इसका मतलब होता क्या है दोस्तों? अगर आपके पिताजी अगर गोरे हैं तो फिर आप भी गोरे हो गए, आपके पिताजी लंबे थे तो आप भी गोरे हो गए, आपकी माता जी मतलब गोरी थी तो आप गोरे हो गए, आपकी माता जी सुंदर है तो फिर आप भी सुंदर हो गए। तो जो माता पिता से जो गुण हमें मिलता है वो हम उसे बोलते हैं अनुवांशिकता। ओके, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो भी आप अपने शरीर से संबंधित जो अपने माँ बाप से पाए हो उसे बोलते हैं अनुवांशिक गुण। ओके, तो उसी का सिद्धांत किसने दिया था पूछ रहा है यहाँ पे, अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो वो दिए थे कौन? ये दिए थे मेंडल जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेंडल जी के द्वारा, ओके, मेंडल जी के द्वारा अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक जीके भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने जो हम क्विज शुरू करते हैं, जिसका हमने नाम दिया है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। उसमें हम देखते हैं पहले कल के 25 अगस्त के उत्तर को। तो 25 अगस्त में पहला क्विज क्या था कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओके, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दूसरा क्या था? सिंबल बाला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? सिंबल बाला, तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अगर आपको दोस्तों पूरे मतलब अच्छे से राष्ट्रीय उद्यान कवर करना है तो आप एक कॉपी पेन पे जो जो मैं बता रहा हूँ आप राज्य का नाम आगे लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर। उसके बाद मैं जो जो नाम बताता जाऊँगा आप उसको ऐसे ही, बस ऐसे हेमिस, बस, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश लिखे हो तो सामने आप लिख लेना क्या? सिंबल 12। ऐसे ही नोट्स बना लेना आप, ठीक है। और जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत का, तो आपके पास राष्ट्रीय उद्यान से यानी कि नेशनल पार्क का एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होगा। ओके, तो ये था कल का। अब आज देखते हैं आज का हमारा क्या है। ओके, देखिए जरा किसमें कितना है दम। आप लोग इसका उत्तर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो आप लोग, ठीक है। देखते हो बट आप लोग इसका उत्तर नहीं देते हो। आप पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आप उसके बारे में और जानोगे। ओके, इसलिए आप कमेंट किया करो, बिल्कुल डरा मत करो कि मतलब कमेंट नहीं करेंगे। ओके, आप अब मुझे अपना एक भाई, एक छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, कुछ भी समझ करके आप मतलब कमेंट करा करो। कोई भी अगर देखो, अगर आपको इसका उत्तर देना है इसका उत्तर दो। आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी समस्या चल रही हो तैयारी से रिलेटेड या फिर अपनी लाइफ में कोई भी समस्या हो, बिल्कुल खुल करके छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, यार के रूप में आप कमेंट करो। ओके, मैं रिप्लाई देता हूँ हर एक कमेंट का। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपको लगा हो वो कमेंट करिए। मैंने बताया ना, जो भी माइंड में हो वो कमेंट करिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा डेली अपलोड करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा लाइफ में ऐसे जैसे हंस रहा है ना, ऐसे ही हंसते रहिए। हंसते रहेंगे तो मैक्सिमम समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।